बारह रे बरिस पर भैया मोर गइले, का करी उनके जमाई हो सासू, का करी उनके जमाई है सासू। कोठिया में रखल छलौं चुनियार बिछिया, सेही भैया के जमाब है कनिया, सही भैया के जमाब है कन्हैया। बारह रे बरिस पर भैया मोर गइले, का करूं उनके जमाई है सासू, का करी उनके जमाई है सासू। मैं कहानीगंज के लिए अपने बारे में कुछ कहना चाह रहा हूँ। हमारे मित्र जब बोले कि मुझे अपनी आत्मकथा कहनी है, तो मैंने सोचा कि शूद्रों की क्या आत्मकथा हो सकती है। मैं तो हाशिए पे पड़ा हुआ एक इंसान था जिसका कोई इतिहास नहीं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कुछ कहने का। अभी मैं अध्यापक हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, IIT BHU में। मेरा नाम हुआ राजीव कुमार मंडल। मैं जिला मुंगेर, बिहार और जमालपुर का रहने वाला हूँ। अगर आप मुझसे कुछ बात करेंगे कि मेरी हवेली कैसी थी, तो ये सारे प्रश्न मुझे एम्बैरस करेंगे, इसलिए मैं तो आपको कुछ बोल नहीं पाऊंगा इस संबंध में। लेकिन जिंदगी में अनुभव बहुत है, उन्हीं अनुभवों को मैं बांटने की कोशिश में हूँ। उम्मीद है कि कहानीगंज के श्रोता को, दर्शक को कुछ बातें शायद पसंद आ जाए। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कोशिश की है जब से होश संभाला है, मेरी जिंदगी एक खुली किताब रही। इसमें सबसे बड़ा श्रेय जो कि है मेरी माता जी का, जो कि अब नहीं है। 2017 में उनका देहांत हुआ। आपको जब मैं ये कहानी कह रहा हूँगा तो कभी कभी इमोशनल होऊंगा, क्योंकि कुछ वाकया याद आएगा, फिर वो घटनाएं जिनके तहत मेरी जिंदगी संवारी जा रही थी। मैं अपने बचपन से जवानी की ओर जब जा रहा था, मैं सिर्फ 13 साल का था जब हमारे पिताजी गुजर गए, अचानक गुजर गए। वो मेरी छोटी दीदी की शादी के लिए निगोशिएट करने के लिए गए थे, लौटते समय कुछ हुआ और वो गुजर गए। मेरी माँ हिंदी पढ़ सकती थी, अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी। मेरा एक छोटा भाई था, मैं उस समय कक्षा 9 का विद्यार्थी था, 9वीं कक्षा तक का, और मेरा भाई 7वीं कक्षा। फिर बाबूजी का पेंशन बहुत कम था, 95 रुपये मात्र। आप जानते हैं कि वो भी 1 साल के बाद में शुरू हुआ, जबकि पिताजी रेलवे में थे, एक छोटे किराने के पद पर थे। माता जी को घोर अपराध बोध था, जो अभी मैं सोच पा रहा हूँ। उस समय तो मैं नहीं सोच पाता था, क्योंकि नहीं, आपके पास में इतना सामाजिक सूझबूझ है कि आप ये पता लगा सके कि माँ कैसा सोच रही है। लेकिन जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ पुराने दिनों को, तो मेरा यही सोचना है कि माँ को अपराध बोध था कि मैं अपने बच्चे को कुछ भी नहीं दे पा रहा। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं थी इस बात का कि मेरी माँ
बहुत प्यार से पालना चाहती है, लेकिन उनके पास में स्रोत कम है। मैं माँ को अक्सर बेहद प्यार करता था। आप हमारे घर के किसी भी सदस्य से पूछेंगे तो वो वो लोग कहेंगे आपको कि देखिए ये तो रियल माँ का बेटा है। अगर जो मौसी के यहाँ भी चली गई माँ तो एक आध हफ्ते में ही सीधा मौसी के यहाँ चला जाता, नानी के यहाँ चला जाता था, जब तक माँ सामने नहीं रहता था। ये बात हमारे छोटे भाई के साथ थोड़ा कम लागू होता था। मैं अधिक माँ से अटैच था। वो भी अटैच था, इसमें कोई बात, वो भी अटैच है अभी तक। इमोशनली कनेक्टेड हम लोग फैमिली। आप जानते ही हैं कि जब आपके पास में रिसोर्स कम होते हैं तो संबंधों में यही संबंध है जो कि आपको जिंदा रखता है। हमारे चचेरे भाई हम लोग एक साथ खाया करते थे। कुछ दिनों के बाद में खाना अलग बनने लगा, ये बात सही है, लेकिन हम लोग फिर भी एक ही साथ खाया करते थे। ऐसा नहीं कि हमारे चचेरे भाई की स्थिति बहुत अच्छी थी। तो बाबूजी के गुजरने के पहले हमारे चाचा जी जो कि रेलवे में थे वो गुजर गए, और एक छोटा सा दुकान था चचा का, छोटके चचा का, उसी से सब लोग बेचारे गुजर बसर करते थे। हम लोग तीनों फिर अलग हो गए। मेरी माँ ने ये उचित समझा कि प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन खाना अलग भी बने तो कोई बात नहीं है। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैंने किसी को नहीं बताया आज तक, क्योंकि मैं उतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ कि हमसे लोग पूछें कुरेद करके कि आप बताइए आपकी ज़िंदगी कैसी है। तो मेरी माँ शायद 1 साल तक एक बार ही खाना खाती होगी, उसमें भी मुझे समझे। हम लोग शकरकंद कहते हैं, अगर आप लोगों को मालूम है। उसी से पूरा परिवार, मेरा परिवार, मेरे चचेरे भाई बहनों का परिवार, सब लोग जो 10-12 लोग थे, इंक्लूडिंग 2 विधवा, मेरी माँ और मेरी चाची, मंजली चाची जिसको कहते हैं, सब लोग एक साथ शकरकंद खाया। ऐसा नहीं समझिए कि हमें दूध नसीब हुआ, कभी दूध नसीब भी नहीं हुआ, किसी भाई बहन को नहीं हुआ उसमें, लेकिन हम लोग प्रेम से बोलते। वो विद्यालय से आने के बाद में हमारे बड़े भाई हैं जो रेलवे से रिटायर कर गए हैं, चचेरे बड़े भैया, वो हम लोगों को ले करके सब कोई को चले जाते थे मैदान। एक गोल कोर्स है, उसमें खेल के मैदान है। अब तो खैर घेरा जा चुका है। जो मैं बोल रहा हूँ वो अगर जो लोग जमालपुर जाएंगे तो उन्हें समझ में भी नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सारे जब मैदान खुले थे, गोल्फ भी खेले जाते थे। जब गोल्फ खेले जाते थे तो उनका शॉट जब आता था तो हम लोगों को कह दिया जाता था अलग हट जाओ। हम लोग तरह तरह के खेल खेला करते थे। और माता जी हमारी, फिर अगर आप लोगों को मालूम है तो मूढ़ी भूजने की एक परंपरा है। चावल है, उसको फिर भूंजते हैं। ये बिहार में हम लोगों को मूढ़ी बहुत ही फेमस है। तो मूढ़ी बंगाल से आया होगा शायद ये संस्कृति। तो मूढ़ी भूजती थी। मूढ़ी भूजने के लिए वो हमारे घर का काम नहीं था, वो कोई पड़ोस के लोग के यहाँ जा कर के 8 आना या 12 आना पर खेत मिलता था। ये बात मेरे भाई को बहुत बुरी लगती थी, लेकिन माँ के पास में कोई ऑप्शन नहीं था तो वो करती थी किसी ढंग से। जब हम हाई स्कूल में गए 11वीं कक्षा, पहले आपको मालूम ही होगा कि 1975 में एक बोर्ड हुआ करता था, तो 11 कक्षा में आपका बोर्ड हुआ करता था। लेकिन पूरे मोहल्ले को विश्वास था कि हम ठीक ठाक करेंगे। और तो स्कूल में सबसे अधिक अंक भी हमें आए। तो थोड़ी सी माँ को सब लोगों ने बधाई दी कि नहीं, इतनी परेशानी के बाद भी आपका बच्चा इतना करता है। और हाई स्कूल तक हाफ पैंट ही जो लोग कुछ लोग दे देते थे उसी को पहन करके हम लोग दोनों भाई। दूसरे भाई भी का भी यही, चचेरे भाई बहनों का भी ऐसा ही कुछ हाल था।
लेकिन एक बात जो कि शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने बहुत प्रेम से हम लोगों को रखने की कोशिश की। उसमें से एक हमारे मंजू मौसा हैं, उनका योगदान है, मेरे नाना नानी का योगदान है। ये लोग दोनों, छोटे मामा तो बहुत ही अटैच थे, लेकिन उनके पास में स्रोत, आय के स्रोत बहुत ही कम थे, लेकिन अटैच बहुत थे। आज तो अभी वही केवल जीवित हैं। तो मैं जब भी नानी घर जाया करता था तो नानी बहुत ही इमोशनल हुआ करती थी। जब उन्हें पता चला कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, RD NDJ कॉलेज मुंगेर में इंटरमीडिएट का जब छात्र हुआ, तो भी हाफ पैंट था और हवाई चप्पल था, और जमालपुर से मुंगेर की दूरी जो कि 8-9 किलोमीटर थी। रोज रोज पैसे भी नहीं थे कि हम लोग बस से वहाँ जाएं, तो पैदल ही निकला करते थे। बहुत बार कुछ मित्र अगर मिल गए रास्ते में तो वो साइकिल पे बैठा कर कुछ दूर ले जाते थे। तो ये ज़िंदगी का शुरुआत हुआ जब इंटरमीडिएट में हमने पढ़ना शुरू किया। फिर BSc फिजिक्स ऑनर्स में गए हैं, वहीं RD NDJ कॉलेज में। BSc फिजिक्स ऑनर्स में कॉलेज की मेरिट हमसे ही शुरू हुई थी, तो लोगों को अच्छा लगा। उसके बाद में जो ही मैं 11+2 पास किया, जिसको इंटरमीडिएट साइंस कहते हैं, फिर हम ट्यूशन करना शुरू कर दिया। छोटा भाई तब तक 11वीं कक्षा की परीक्षा भी देने वाला था, तो ट्यूशन करके फिर माँ का भी शायद 95 से 135 रुपये पेंशन हो गया, और हम घूम घूम करके पढ़ाया करते थे, और अपना खर्चा प्लस छोटे भाई का खर्चा जो कि वो। और तब ऐसा कुछ घर की परिस्थिति भी कि मेरा भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हुआ, तो मैंने सोचा कि अगर मैं संस्कृत भी पढ़ूंगा तो मैं अच्छा ही पढ़ूंगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए पैसे तो हमारे पास है नहीं। तो अम्मा को मैं ये जानने भी नहीं दिया कि मैंने वो परीक्षा पास की है कंपटीशन। तो उन्हें बुरी लग सकती थी कि अरे मेरे पास में इतना भी नहीं है कि मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बना सकता। लेकिन मेरा यही आत्मविश्वास था कि अगर मैं कुछ भी करूँगा तो ठीक ही करूँगा। इसमें सबसे प्रमुख रोल जो भी है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मित्रों का, इसमें कोई शक नहीं। और प्रगतिशील मित्र जो कि है ना, अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ाना शुरू किया। मैं पुस्तक खरीदने के लायक नहीं था। आपको मैं ये बता दूं कि एक पुस्तक है एडगर इश्नो की, रेड स्टार ओवर चाइना, मैक्सिम गोर्की की पुस्तक। एडगर इश्नो की जो पुस्तक है रेड स्टार ओवर चाइना, मुझे एक अप्रेंटिस मैकेनिक्स के पुराने कॉमरेड जो अभी भी जीवित हैं, कलकत्ता में रिटायरमेंट के बाद में हैं, हम लोग काली पहाड़ की ओर जा करके, ये एक जो हमारा जन्म स्थान है वहाँ पर एक नहर है, नहर के किनारे उसको हम लोग काली पहाड़ कहते हैं। तो रेलवे वर्कशॉप से जब वो आ जाया करते थे तो वो हम लोग लेकर के 2-3 लोग जाते थे। एडगर इश्नो की उस पुस्तक को हम लोग लाइन पर लाए। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि उस छोटे से शहर में भी पढ़ने की परंपरा बहुत ही जबरदस्त थी। जिस पुस्तक को अभी आपने हाथ में देखा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद राहुल संकृतायन की, वो मैं उसी दौरान पढ़ा था। दर्शन दिग्दर्शन भी पढ़ा था, बोलगा से गंगा भी पढ़ा था। ये सारे मित्र आते थे और पढ़ाते थे। पढ़ने से आत्मविश्वास जगता है, ये मैंने अपने अनुभव के आधार पर मैं आप तमाम लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। पढ़ने से आप भीतर से अलग होते हैं, आप में प्रेम, मोहब्बत, करुणा ये सब जागती है। और जब ये सारे गुण हों तो जो मटेरियल कंफर्ट है, मान लीजिए कि ठीक है, रोटी या भुजिया, आलू भुजिया ये हमारा प्रमुख भोजन आप समझ सकते हैं, हो सकता था। और छोटे भाई कहा करते थे कि नहीं भैया गुड़ रोटी नहीं खेते से वो ओकरा भैया के बनाए देंगे भुजिया। तो माँ आलू का भुजिया और रोटी यही लेकर के हम कॉलेज जाते थे। और
जब मैं इस बात को कह रहा हूँ हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मेरे भाई को मिठाई बहुत पसंद था, लेकिन न माँ के पास पैसे थे रसगुल्ला खरीदने का। आज आज मेरे पास सब कुछ है और मैं कुछ भी, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट बैक करते हैं आप, तो आपको बुरी लगती है। इसलिए अधिक बुरी लगती है कि मेरी माँ बहुत तकलीफ में रहा करती थी कि वो आसपास में देखते थे कि उनके बच्चे को क्या होता है। आपको मैं ये बता दे सकता हूँ कि दाल चावल सब्जी खिलाने के लिए हमको लोग पकड़ करके घर से ले जाते थे, फिर कहते थे कि तो 1 घंटा पढ़ाए दे हमरा। अब और बहुत रात तक कभी कभी माँ बोलती थी कि बेटा दूसरा के यहाँ काहे खाई छी तो हमरे यहाँ खाए लेकर, या हमू खाना बने छिए। लेकिन मैं क्या करता, वो लोग पकड़ करके ले जाते थे और खाना खिलाते थे, पढ़ते थे। पढ़ना एक अट्रैक्शन था कि अगर हम पढ़ा देंगे तो हो सकता है कि उनका बहुत ही अच्छा हो जाएगा रिजल्ट। असल में कुछ जो हमारे ज़माने में जब मैं बच्चा था तो उस समय जो भाभियाँ थी वो सब इंटरमीडिएट वगैरह पास करके आती थी, तो उनके सास को बहुत ललक थी कि ये पढ़ा देगा तो हो सकता है इसका बीएड में हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो कि हैं मैंने रिश्ते में तो भाभी लगी, रिटायर भी कर चुकी हैं, वो सब साहब जो कि है ना हेडमिस्ट्रेस वगैरह बन करके रिटायर किया, अभी तक भी वो लोग बहुत ही प्रेम से याद करते हैं। हमारे मित्रों में बहुत सारे लोगों ने मुझे मदद की है पुस्तकों के द्वारा, और लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे अधिक जो मेरा इन्वॉल्वमेंट प्रगतिशील लोगों के साथ में रहा है, उससे हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ा है। मैंने ट्रेड यूनियन, रेलवे के ट्रेड यूनियन के साथ में संबंध भी बनाया, इसलिए बनाया कि इंटरमीडिएट बीएससी ऑनर्स जब मैं कर रहा था तो ऐसी परिस्थिति आ गई कि छोटे भाई का मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, तो कंपैशनेट ग्राउंड पे हमको रेलवे का क्लर्क का नौकरी मिली और मैं लीव विदाउट पे करके एमएससी फिजिक्स वहाँ पे में जब उसके बाद जब हम एमएससी की को तैयारी करके गेट इम्तिहान पास करके यहाँ एमटेक में एडमिशन के लिए आया, तो मैं रिजाइन मार दिया क्योंकि यहाँ पर पैसे। रिजाइन मारते समय मैंने माता जी को अधिक बताया नहीं था, लेकिन माँ हमसे कभी नहीं पूछी कि तुमने ये क्लर्क की नौकरी क्यों छोड़ी। और छोटे भाई ने कहा कि नहीं अब तो हम 4th ईयर में जाने वाले हैं, कोई बात नहीं, इतना हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो उसके बाद से परिवर्तन भी हुआ, माता जी का पेंशन भी थोड़ा बहुत बढ़ने लगा और हमको भी यहाँ पे 600 रुपये की फेलोशिप मिलती थी। आधे फेलोशिप मैं खर्च करता था, आधे घर भेजा करता था, छोटे भाई को बेच करके सब कुछ मैं करना शुरू किया। उसके बाद से जब मैं यहाँ पे एमटेक में आया तो छोटे भाई बीटेक पास करने के बाद में वो एक छोटी सी नौकरी करने लगे। तो जब वो नौकरी करना शुरू कर दिए तब तो बोले कि अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब आपको जो करना है वो करिए आप। तो ये जो स्ट्रेंथ है परिवार का कि नहीं भैया को पढ़ने का लगन है, किनको पढ़ने देना चाहिए, ये मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और इस सौभाग्य में मेरा गुरुजी लोगों का भी बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद रहा है। प्रोफेसर रामचंद्र राव हमारे कोऑर्डिनेटर थे स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस के, जब मैं एमटेक का विद्यार्थी था मटेरियल साइंस स्कूल में, तो उन्होंने बहुत ही स्नेह हम पे निछावर किया, बहुत ही स्नेह से हमसे बात करते थे। फिर हमारे जो पीएचडी के सुपरवाइजर प्रोफेसर श्रीकांत लेले, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और सब लोग कह चुके थे कि अब तुम कहीं नहीं जाओगे। थोड़ा ये रिस्की था मेरे लिए, मैं कहीं और भी जा सकता था, मैं विदेश भी जा सकता था, लेकिन सब लोगों ने कहा कि नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पे
पढ़ाना चाहिए। अगर आप कंपटीशन में आएंगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ये जो विश्वास गुरुओं का था वो मुझे भीतर से बहुत मजबूत किया। लेकिन एक चीज जो की है, अब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये मैंने कभी नहीं किया, अपने मित्रों से किया। जो भी लोग जानते हैं कि 1992 में जब मेरा अपॉइंटमेंट लेक्चरर के रूप में हुआ था, तो उस समय ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं था। लेकिन यहाँ के बहुत सारे लोग जो हमारे साथ छठे थे, उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया बिहारी की चाय दुकान पे कि ये तो रिजर्वेशन में आया है। फिर भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। इसलिए तकलीफ नहीं हुई क्योंकि मैं प्रगतिशील साहित्य को समझता था कि यही नियति है हाशिए पे पड़े लोगों का। जब वो हाशिए से मूल पृष्ठ में आने की कोशिश करेंगे तो अक्सर ये होगा कि संघर्ष होगा। वो बेइज्जत करेंगे, कल्चरली कहेंगे कि नहीं ये तो किसी काम का नहीं है। आपको एक वाक्य और मैं बता देता चाहता हूं कि 1991 में रिजर्वेशन की बातें, मंडल कमीशन का, जो कि पोस्ट मंडल कमीशन की बात है, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है हमारे लिए कहना, लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ कि मेरा पहला पब्लिकेशन फिजिकल रिव्यू लेटर्स में हुआ, जो दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस जर्नल, इसमें कोई शक नहीं। और पहली थीसिस है जिसमें कि मैंने कंप्यूटर से कंप्यूटराइज्ड मॉडलिंग किया था, छोटे से कंप्यूटर से, और सबसे टॉप जर्नल जो कि फिजिक्स का है उसमें हम लोगों ने पब्लिश किया था। लोगों ने बहुत प्यार किया। और यहाँ पर एक फिजिक्स के अध्यापक हुआ करते थे, प्रोफेसर टीके राय, तो उन्होंने, किसी ने मजाक किया था लेक्चर के बाद में 1991 होगा ये, कि अब तो तुम सीधे प्रोफेसर हो गए। तो मैं हठात ही पीछे देखा और कहा कि कोई कंधे के बराबर भी तो नहीं दिखता है हमारे पास में। ये मैंने स्व प्रस्फुटित था, ये डिजाइन बाय डिजाइन नहीं था। बाद में हमको लगा कि नहीं ये थोड़ा ठीक नहीं है मेरे लिए, मैंने क्यों ऐसा कहा। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो कुछ गलत कहा नहीं, क्योंकि उस समय चाहे फिजिक्स के हों, चाहे मेटलर्जी के हों या केमिस्ट्री के, कोई भी विद्यार्थी जो कि अपने पीएचडी थीसिस से फिजिकल रिव्यू लेटर्स में नहीं छापा था। ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, ये तो वेरीफाइबल फैक्ट है। 89-90 के दौरान में अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समय बनारस यूनिवर्सिटी के हम लोग पार्ट थे, मेटलर्जी डिपार्टमेंट भी, तो उस समय किसी का भी नहीं छपा था। आज जिसका छपता था वो विदेश के कोलैबोरेशन से। हम लोगों ने इसी जगह जहाँ आप बैठ करके मेरा इंटरव्यू करूँ, वहीं से काम धाम करके अपने गुरु के आशीर्वाद से प्रोफेसर श्रीकांत लेले, राजीव कुमार मंडल और श्रीकांत लेले का वो फिजिकल रिव्यू लेटर्स का पेपर है, जो कि सेमिनल है। वो आज भी बहुत ही ज़्यादा लोग सब उसको तरजीह देते हैं, जो उस एरिया में काम करने वाले लोग। अभी मैं इसके बाद में मैं आपको और भी कुछ बात करना चाहता हूँ कि मेरे ट्रेड यूनियन के कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे भाषा सिखाई। उसमें मैं सिराजुद्दीन खान का बगैर नाम लिए आपको मैं बताऊं कि मुझे साइलेंट और सैलिएंट के बीच का अंतर नहीं मालूम था। उन्होंने बहुत डांट लगाई हमें, हमको लगा कि अरे ये क्या कर रहे हैं। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बीएससी के विद्यार्थी हो करके आए हो, ये तो ठीक नहीं है। बाद में हमने कंससली वो पीपल्स डेमोक्रेसी और न्यू एज, अगर आपके संज्ञान में हो तो, ये दोनों को वो जब भी कोई लेख बहुत सुंदर आता था तो वो हमको पढ़ाते थे, और चार्जशीट का जवाब लिखने के लिए वो हमको फोर्स करते थे। एक आध मॉडल उन्होंने दे दिया, उसके बाद से मैं ही लिखा करता था। खास करके ड्राइवर और क्लीनर को जिस किस्म से वो जो स्टीम इंजन वाले दौर के बहुत ही प्रताड़ित थे, मुझे बहुत खराब लगता था कि अरे यार इसका तो कोई फॉल्ट ही नहीं है, आदमी बिल्कुल काला हो गया है, 25 साल की अवस्था में भी उसकी हालत इतनी खराब है, उसको क्यों चार्जशीट लोग दे रहे हैं, फिर भी जवाब देते हैं। और एक चीज़, एक दुख की बात ये है कि ऑल इंडिया रेलवे मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के साथ मेरा संबंध रहा, उसमें अमीरुद्दीन सर को लोगों ने 14(2) के तहत निकाल दिया नौकरी से, रेलवे से। वो उस घटना पे थे ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आता है कि और उसमें ट्रायल नहीं हो सकता है।
जैसा आजकल एक यूएपीए जैसा है ना, वैसा ही आप 14(2) को देख सकते हैं। 14(2) एक धारा है जिसके तहत अगर रिमूवल हो गया तो, और आपको इट्स लाइक समरी डिसमिस हो, उसमें आपको नोटिस भी देने की जरूरत नहीं है। ये इतना ड्रैकोनियन है, ये सेडिशन जैसा कि आप चाहें तो आप समझ सकते हैं। तो सिराजुद्दीन सर का, अंकल जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो फिर हम लोगों ने एक लोकमंच की स्थापना की जो कि कला पक्ष है। उसमें हम लोगों ने ब्रह्म का स्वांग रमेश उपाध्याय का कम से कम 100 बार हम लोगों ने स्टेज किया। उसमें मैं चरित्र नहीं था, लेकिन मैं ऑर्गेनाइज करता था ब्रह्म का स्वांग। सोनाली स्वप्न रतन घोष का, मानिक बंदोपाध्याय का उपाय, ये तमाम ड्रामा हम लोग किया करते थे। और आपको मालूम है कि उस समय लड़कियों को लेकर के फील्ड में, गांव में जाकर के लखीसराय, बेगूसराय, ये सब में ड्रामा करना कितना रिस्की था, लेकिन सारे गार्जियन का फेथ बहुत था। मैं यहाँ पे राजकुमारी जी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की थी, उन्होंने कहा कि जब तक तुमको ले करके जाना है ले करके जाओ। और फिर हमारे बंगाली सहयोगी मित्र लोग थे, उन्होंने कहा कि ले करके जाइए, क्या है, लेकिन हमें डर तो लगता था। इनफैक्ट अनंगो मोहन मंडल एक पुराने कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं थे, वो ज्योति बसु के साथ भी जेल में थे। ये मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, ये मैं जानता हूँ। तो अंकल बोलते थे कि तुम लोग लड़की को लेकर के जाता है ठीक से जाओ, लेकिन सबसे पहले वही हम लोग के आगे रहा करते थे। वो बोलते थे कि नहीं, लखीसराय वगैरह मेरा देखा हुआ है, मैं कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था 1942 से ही, तो हमको कुछ लोग जानते हैं, तो वैसा डरने के बाद नहीं है। और कारियन शर्मा का ये इलाका है, तो ऐसा कोई बात भी नहीं है। तो ये तमाम बातें जो कि हैं आज क्या कहते हैं, स्मृतियाँ पुनः जीवित हो गई हैं। और मैं आप लोगों के जितना भी धन्यवाद दूँ वो कम है।